गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9th के अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते। प्रस्तुत अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। इस अध्याय में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण और सहज व्यक्तित्व का बड़ी खूबी के साथ चित्रण किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आज के समाज के आधुनिक युग में लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति को भी दिखाया है कि किस प्रकार लोग दिखावे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को कर्ज में डुबो लेते हैं। हम देखते हैं कि समाज में अपने आप को संपन्न दिखाने के लिए लोग तड़क भड़क पूर्ण कपड़े पहनते हैं, अपने आप को धनी दिखाने के लिए लोग कर्ज तक ले लेते हैं। इसी दिखावे की जिंदगी पर यहाँ इस अध्याय में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने तीखे व्यंग किए हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार प्रेमचंद जी सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण जिंदगी जीते थे, उसमें कोई भी तनाव नहीं होता था, जबकि दिखावे की जिंदगी हमेशा तनाव से भरी होती है। उसमें असलियत, अपनेतव की भावना नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक प्रारंभ करता है प्रेमचंद जी के चित्र से इस अध्याय को। प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंदों के सिरे पर की जो लोहे की पत्ती होती है वह निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में दिखता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। लेखक शुरू करता है कि प्रेमचंद जी के एक चित्र से, जिस चित्र में उनकी घनी गहरी मूछें हैं और जो चेहरे को हरा भरा अर्थात स्वस्थ दिखाती हैं, इसके साथ साथ उनके पाँव में कैनवस का जूता है। उस जूते में लेखक कहता है कि दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, परंतु बाएं पैर का जूता है उसकी उंगली बाहर आ रही है। लेखक कहता है कि ऐसी अवस्था में प्रेमचंद जी ने फोटो कैसे खिंचाई? क्या उन्हें जरा भी लज्जा, शर्म या संकोच नहीं अनुभव हुआ? लेखक कहता है कि उनकी तस्वीर देखकर तो ऐसा जरा सा भी नहीं लगता कि उनको फटे हुए जूते में फोटो खिंचाने में कोई लज्जा आई हो। वो चाहते तो थोड़ी सी धोती को खींचकर इस फटे हुए जूते को ढक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका यह फटा हुआ जूते में फ़ोटो खिंचाना और उस फोटो में उनके चेहरे पर जो अधूरी मुस्कान है, वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई है।
वह मुस्कान व्यंग से भरी हुई है जो आज के दिखावे की से भरी हुई जिंदगी जी रहे लोगों पर व्यंग करती है, कटाक्ष करती है। आगे लेखक कहता है कि यह कैसा आदमी है जो जूते तो फटे पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते फोटो, क्या बिगड़ता। कहता है, लेखक कहता है कि फ़ोटो खिंचानी ही थी तो जूते ठीक पहन लेता। फिर लेखक सोचता है कि शायद उन्होंने अपने पत्नी के ज़्यादा आग्रह करने पर यह फ़ोटो खिंचवाई होगी और चलो भाई कहकर उनके साथ चल दिए होंगे। लेखक कहता है कि आजकल के लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो से भी खुशबू आए। लोग कहते हैं कि प्रेमचंद जी से किसी से जूते नहीं मांगेंगे, जबकि आजकल तो लोग मांगी हुई गाड़ियों में बारात निकालते हैं। आजकल तो लोग अच्छी फ़ोटो आए इसके लिए पत्नी तक मांग लेते हैं। इस प्रकार लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, दिखावे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है कि वह ऐसी फ़ोटो कभी न खिंचवाए, चाहे उसकी जीवनी ही कोई आत्मकथा ही बिना फ़ोटो के ही क्यों न खींच जाए। इस प्रकार लेखक अपने जीवन में पर्दे के महत्व को दर्शाता है कि वो पर्दे को कितना महत्व देते हैं। आज का जो मानव है वो पर्दे को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि प्रेमचंद जी जो सीधी सरल सहज जिंदगी जीते थे, वो जैसे थे वैसे ही अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कभी कोई दिखावा नहीं करते, कभी अवगुणों को नहीं छिपाते। उनमें जो भी गुण हैं, अवगुण हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वे वैसे ही अपने आप को इस समाज, इस देश के सामने, इस लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से महंगा रहा है, जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज़्यादा आंकी जाती है। यह प्राचीन काल से ही होता है। इसके लिए यहाँ पर लेखक कहता है कि जूता जो है वो संपन्नता का प्रतीक है। व्यक्ति धनी माना जाता है, जो जितना महंगा जूता पहनता है उसको उतना ही धनी, उतना ही संपन्न मानते हैं, उतना ही शक्तिशाली मानते हैं। इसलिए धन हमेशा इज्जत से मान सम्मान, जबकि टोपी मान सम्मान का प्रतीक होती है, पगड़ी, लेकिन मान सम्मान उसी को दिया जाता है जो ज़्यादा धनी हो, जो ज़्यादा संपन्न हो। आज के युग में, आज के युग में गुणों की अपेक्षा धन का, लक्ष्मी का ज़्यादा महत्व है। आगे लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी हमेशा ही मुसीबतों से लड़ते रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पाँव का जूता कैसे फटा होगा, इस पर वो विचार करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ज़्यादा चलने से उनका जूता, आगे जो उनके पाँव की उंगलियां वहाँ से फट गया होगा। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। जैसे वो कहते हैं कि मेरा जो पाँव का जूता है उसका तलवा घिस गया है, लेकिन ऊपर से वह ठीक ठाक है, अर्थात वह देखने में ठीक ठाक है, लेकिन नीचे से अत्यंत दयनीय अवस्था में है। यदि कोई पैनी मिट्टी आ जाए तो वह पैर को लहूलुहान कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। जबकि प्रेमचंद जी का जो जूता है उनके पाँव को सुरक्षित रखता है, उनको चोट नहीं पहुंचाता। वो सोचते हैं फिर प्रेमचंद जी का जो ये जूता है ऊपर से कैसे फटा। फिर वो सोचते हैं कि शायद रास्ते में आने वाले जो टीले हैं उनको ठोकर मार मार कर ही उनका जूता फटा होगा। टीले से यहाँ भी प्राय जिंदगी में आने वाली मुसीबतों, कठिनाइयों, रुकावटों से है। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन कुरीतियों पर प्रहार करते करते, उन दुष्प्रथाओं पर, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करते करते, उनको तोड़ते तोड़ते उनके पाँव का जूता फट गया होगा। लेकिन उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों से कभी समझौता नहीं किया, उनका हमेशा विरोध किया, डटकर उनका सामना किया। अत्याचार के सामने वो कभी नहीं झुके। जबकि प्रेमचंद जी आज के युग के जो लोग हैं वो मुसीबतों से, कठिनाइयों से, ज़िंदगी की परेशानियों से बचकर चलते हैं, साइड होकर निकल जाते हैं। इसके लिए लेखक एक उदाहरण देता है कि जैसे सारी नदियां ही तो पहाड़ तोड़कर अपना रास्ता नहीं बनाती, वो भी पहाड़ के साइड से, एक तरफ से, दिशा से निकलकर अपना रास्ता बना लेती है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेमचंद जी भी ऐसा कर सकते थे। वो भी उन परेशानियों, टीलों से, रुकावटों से
एक तरफ होकर, साइड होकर निकल जाते, परंतु प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों का अपने जीवन में डटकर विरोध किया, कभी भी उनके आगे नतमस्तक नहीं हुए, झुके नहीं। आगे लेखक कहता है कि उन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां हैं या वो जिसको पसंद नहीं करते थे, जिससे वो घृणा करते थे, उसकी तरफ अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। अर्थात वो जिसको पसंद नहीं करते, जिसे वो अच्छा नहीं मानते, उसका वो खुलकर विरोध करते हैं। किसी भी प्रकार का वो संकोच नहीं करते। जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में, जो बुरा है बुरा कहने में उनको कोई भी डर नहीं है। वो निर्भय और निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। इसके लिए लेखक कहता है कि जबकि आज का समाज ऐसा नहीं है, वो केवल दिखावे की जिंदगी जीता है। इसलिए लेखक अंत में कहता है कि वास्तव में प्रेमचंद जी का जो जीवन है वह महान है। हमें भी उसी प्रकार जीवन जीना चाहिए और जो पर्दा है उसको त्याग देना चाहिए। पर्दे के महत्व पर हमें कुर्बान नहीं होना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी भरी, सहजता भरी, निर्भीकता, निडरता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो घृणित विचार, जो सामाजिक बुराइयों का विरोध करने का उनका गुण है, इन पर स्पष्टता से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और हमें संदेश दिया है कि हमें भी सादगी, सहजता और सरलता से जीवन जीना चाहिए। हमें दिखावे का जिंदगी नहीं जीना चाहिए। हमारे जो अवगुण हैं हमें उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने अवगुणों को दबा कर रखना चाहिए। यदि हम अपने अवगुणों को छिपा कर रखेंगे तो उनमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, जो हमारे भावी जीवन की सफलता के लिए एक रुकावट का काम करेंगे। इसलिए हमें अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को छुपाना नहीं चाहिए, अपितु उनको दूर करने का